अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साम दुरानी और आप देखें प्रोग्राम स्टेट अफेयर्स। नाज़रीन, आज जो है वो एक बड़ी अच्छी खबर आप कह सकते हैं कि, या आप ऐसी बात कह सकते हैं इस बात को कि एक ऐसी खबर जिसने कि यकीनी तौर पे भारत का एक और जो झूठ का पलंदा है उसको बीच चौराहे के अंदर ला के उसको उसने उखाड़ दिया, पछाड़ दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जैसे ही मई का महीना शुरू हुआ है, दय पर्दे ऐसे वाकयात होने शुरू हुए हैं जिससे कि भारत को हर जगह पे, हर मौक़िफ़ के ऊपर और हर फोरम के ऊपर जो है वो मुंह की खानी पड़ रही है। अगर मैं बात करता हूं भारत के अंदर होने वाले किसी भी किस्म के वाकया की, तो सबसे पहले, फ़ौरन से पहले वो भारत जो है वो हमेशा पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है कि दरअंदाज़ी है वो पाकिस्तान की जानब से हो रही है और पाकिस्तान जो है वो हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को परवेल करता है। और इसके साथ साथ ना सिर्फ पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उसने प्रोपोगेंडा ऐसा फैला दिया कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कि पूरी दुनिया के अंदर टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर इसी में जानब देखें तो दूसरी जानब के साथ, इसी के साथ यानी कि दूसरी जानब अगर हम देखते हैं तो भारत दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां पर रहने वाली अकलियतें जो है वो उनके गिर्द दायरा, जो उनका हयात है, ये दायरा जो है वो इतना तंग होना शुरू हो चुका है कि माइनॉरिटीज़ जो है उनको जीने के लिए भी बहुत मुश्किल से सर्वाइव करना पड़ता है। और ख़ास तौर पे अगर मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूं तो ना चाहते हुए भी इतने इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए जाते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को हमेशा हर बार बुलंद शगाफ नारे लगा के ये बात बतानी पड़ती है कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, और वो बार बार अपनी लॉयल्टी को उनको सबूत देना पड़ता है। इसी तरह अगर मैं बात करता हूं तो सन 2006 में एक वाकया हुआ और मुंबई के अंदर अटैक्स हुए ट्रेन के ऊपर, जिसमें मुंबई, जिसको कि पूरी दुनिया के अंदर एक हाइप क्रिएट होगी और फौरन से पहले इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया कि ये हमले पाकिस्तान ने करवाए, जिसके अंदर 187 से ज़ायद भारतीय सिविलियन जो थे वो हलाक हुए। और उसके बाद पूरे के पूरे भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम फसादात जो थे फूट उठे और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के ऊपर इतना तशद्दुद किया गया, कत्लो गारत किया गया कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन 19 साल के बाद, कल के दिन की अगर मैं बात करता हूँ तो मुंबई की हाई कोर्ट ने उन गिरफ्तार शुदगान जो मुसलमान जो अफराद जो गिरफ्तार किए गए थे इस शक की बुनियाद पे, या आप ये कह लें कि उनको मुजरम के तौर पे पेश किया गया था, उन 12 के 12 अफराद को बाइज्जत तौर पे बरी कर दिया है। इससे साबित ये होता है कि भारत की जो हुकूमत है उसने अपने तौर पे भरपूर कोशिश कर रही है कि उस मुल्क के अंदर किसी भी किस्म की अक़लियत और ख़ास तौर पे मुस्लिम अक़लियत जो है वो वहाँ पर रह ना पाए। इसी सिलसिले में, इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमें ऑडियो लाइन पे ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली शाह साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम सर, मैंने जैसे पूरा इंट्रो में सर मैंने गुफ्तगू की और मैंने आपको बताया कि सन 2006 का वाक़या था और सन 2025 में जाके 19 साल के बाद जाके सर ये सच जो बाहर निकला है। तो सर आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों के ऊपर कि आया कि सर, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम जुडिशल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो इस्तग़ासा ने जो कानून बनाया या आपने उसने जो केस पेश किया था, अदालत ने 19 साल के बाद उस केस को खारिज कर दिया और मुसलमानों को बाइज्जत बरी कर दिया। तो सर आप कैसे देखते हैं इन तमाम की तमाम चीज़ों को? सर बहुत बहुत शुक्रिया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जो जिस इंसिडेंट की आप तरफ आप रेफर कर रहे हैं, ये बॉम्बे ट्रेन, जो ट्रेन के अंदर जिसको प्रेशर कुकर बम्बई कहते हैं, इसलिए कि वो जितने वहाँ पे एक्सप्लोजन हुए थे उसमें एक्सप्लोजन जो है वो प्रेशर कुकर के अंदर रखा गया। जी बिल्कुल, प्रेशर कुकर में रखा था और 6 किलो का सर उन्होंने जो बारूदी मवाद जो था एक प्रेशर कुकर में रखा था और हर 6 मिनट के बाद वो डेटोनेट हुआ था सर। तो वही मैं आपसे कर रहा था ना, इसलिए कि वो उसकी आफ्टर बर्न जो है वो थर्मोबैरिक रिएक्शन होता है उसका, और आफ्टर बर्न इंटेंसिटी जो है उसकी बढ़ जाती है। तो ये कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोसिव से वो ज्यादा जो है वो डेंजर, वो खतरनाक होता है और डिस्ट्रक्टिव होता है। और एक पहला ब्लास्ट इसका कोई 6:30 बजे हुआ था, तो कोई क्या कहते हैं 11 मिनट में जो है वो बाकी ब्लास्ट हुए थे। अब उसके अंदर इनिशियली आपको पता है कि इंडिया जब भी कोई काम इंडिया के अंदर होता है तो सबसे पहले उनकी नज़र जो होती है वो पाकिस्तान की तरफ और ISI की तरफ, और पाकिस्तान के अंदर
कुछ ऐसी तंजीमें जो खिदमत खल्क का काम करती हैं, जैसे लश्कर तैयबा खिदमत खल्क का काम करती है, वो पाकिस्तान के अंदर खिदमत खल्क का काम करती है। उसमें अगर कश्मीर के अंदर भी वो लोगों की मदद का काम करती थी, वो किसी भी तरीके से वहाँ दहशतगर्दी में इन्वॉल्व नहीं थी। सही। लेकिन उन्होंने स्टोरी बना दी, एक आदम सीमा का नाम दे दिया, उसके बाद कहा कि जी ये जो है लश्कर तैयबा जो है ये बहालपुर में एक इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया है, उसका भी उसने नाम दिया। तो वो और उन्होंने कहा कि नेपाल के बॉर्डर को इस्तेमाल किया गया और पत्री मुजाहिदीन, और बहुत एक लंबी चौड़ी स्टोरी गढ़ी सर। असल में इसका तो पहले ही ड्रॉप सीन इस तरह हो गया था कि एक इनके बहुत बड़े मशहूर स्वामी हैं, असीमान उनका नाम है, वो भी जेल के अंदर कैद थे, इधर ही जहाँ पे ये लड़के 12 लड़के कैद थे, वो भी वहाँ पे कैद थे। तो उन्होंने जब उनको रिलीज किया गया तो उसमें वहाँ पे 2-3 लड़के थे मुसलमान, उन्होंने उनकी बड़ी खिदमत की थी। तो उन्होंने आके एक बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट दी थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था, और ये लफ्ज हैं जो इंडिया टुडे में छपे थे, एंड आई कोट हिम, सामी समी मांगी सेट कि ये जो चेन की बॉम्बिंग हुई है, ट्रिपल बॉम्बिंग जो हुई है, इसमें मुसलमान इन्वॉल्व नहीं है। इसमें इंडिया की तंजीमें जो दहशतगर्द तंजीमें हैं हिंदुत्वा की, जिसमें रॉ है, जिसमें RSS है, जिसमें VHP है, वो इन्वॉल्व है और उनके ऑपरेटिव इन्वॉल्व है। ये हिंदू दहशतगर्दों का काम है, क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ जो है वो गुजरात में आपको पता है मुसलमानों का कत्ल हुआ था, तो इसका इल्जाम मुसलमानों पे छोड़ के लगा के, और वो दंगे फसाद जो इंडिया में मुस्लिम कुछ फसादात होते हैं उनको वो करवाना चाहते थे। तो ये तो उन्होंने पहले कह दिया था। और इससे पहले आपको पता है कि जो इसके बाद ही जो समझौता एक्सप्रेस की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी बॉम्बिंग की, और उसका जो इंचार्ज था वो करकारे, जो वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, और वो इस नतीजे में पहुंच चुका था कि ये समझौता एक्सप्रेस के अंदर जो तबाही हुई है, जो मुसलमानों को मारा गया है, उसमें भी हिंदू दहशतगर्द रॉ से ताल्लुक रखने वाले और ये बीजेपी और RSS से ताल्लुक रखने वाले जो दहशतगर्द हैं, VHP से ताल्लुक रखने वाले जो दहशतगर्द तंजीमों में ये शामिल है, वो इन्वॉल्व है। उसको इंडियन आर्मी ने ताज होटल के अंदर जो पहली कैजुअलिटी हुई थी ताज होटल पे, जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आके वहाँ पे दहशतगर्दी हुई है, और अजमल कसाब को सर, जहाँ पे उन्होंने बेसिकली पूरे का पूरा ग्लोरीफाई किया, वहाँ पे जो इन्होंने एक रिक्टिक किस्म की फिल्म बनाई, जो इनकी फिल्में बनाने की आदत है, जो फिल्में बना के ये बड़े बड़े डायलॉग बोलते हैं, इनकी जो उनको जो इनके हीरोज टाइप के लोग हैं, तो वो उसको इन्होंने इंडियन फौज ने उसको उसकी बैक में उसको पीछे से गोली मार दी। जी बिल्कुल। और उसका ये गोली मार दी तो वो जो इन्वेस्टिगेशन थी जिसमें वो साबित कर रहा था कि उसमें हिंदू मिलिटेंट इन्वॉल्व है, वो इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई। सही। बल्कि बाद में यही हुआ कि करकारे की बीवी से जब इंडियन फौज के लोग मिलने गए तो उसने इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को मिलने से इनकार कर दिया। उसने कहा मैं आपके मुंह पे थूकती हूँ, आप मेरे हस्बैंड को आप लोगों ने मारा, उसको किसी और ने नहीं मारा। तो बात ये कि ये तो इनकी आदतें हैं ना। अब इन्होंने एक ड्रामा रचा था, अब इसकी जो, और उसके साथ साथ इन्होंने एक और ड्रामा गढ़ा था, एक और नाम गढ़ा था जिसको इन्होंने लश्कर कंधार कहा था। जी बिल्कुल। लश्कर कत्ताल कहा था, उसका भी नाम लिया था। अब ये जो ड्रामा था इसको लिंक करना था प्रोसिक्यूशन ने विद द हैपनिंग्स ऑफ दी, और जो उसके क्योंकि लोअर कोर्ट ने तो सजा दी थी, अब तो ये हाई कोर्ट में चल रहा था। जी जी लोअर कोर्ट ने जो सजा दी है उसने तो डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट वगैरह दे दी थी। अब उसको साबित करना था हाई कोर्ट में, और साफ जाहिर है फिर हम ये कहेंगे कि क्योंकि वो सेल्फ कंसीव ड्रामा था, और इंडिया करता ही सेल्फ कंसीव ड्रामे है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं। ये अजीत कुमार डेविल जैसा खन्नास है जिसके मुंह पे जूता मारो तो आपके जूते की तली गंदी हो जाएगी। और ये जो दुनिया का सबसे बड़ा वो जो फैशिस्ट है वो हिटलर हिटलर प्लस मूजी जो है, इन लोगों का काम ही धोखाधड़ी है, नफरत फैलाना, धोखे देना, ठीक हो गया, लोगों को बिल्कुल सही हो गया, कत्ल करना, लोगों का खून पीना। तो वो जो चीजें हैं वो अदालत में साबित नहीं हो सकी, तो इसलिए उन 12 लोगों को अदालत में बिल्कुल ठीक है। और सर आप जो आपने बात की है सर बिल्कुल सर बिल्कुल दुरुस्त है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा शायद कि जो मुंबई हाई कोर्ट जो है उसने जो वर्डिक्ट दिया है कि उसने कहा कि दलाइल में तजादात यकीन करना मुश्किल है कि मुल्ज़मान ने ही जुर्म किया। तो सर ये तो बिल्कुल वही अल्फाज हैं जो कि सर बेसिकली आप इस वक्त जो है वो अदा कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कोई भी जो अगर हक सच की बात है तो वो यही है कि हिंदुस्तान जो है वो, या भारत की जो हुकूमत है, खासतौर पर अगर मैं मोदी सरकार की अगर मैं बात करता हूँ, या RSS की अगर मैं बात करता हूँ, या RSS से रिलेटेड जितनी भी चीज़ों की बात करते हैं, उनकी किसी जो भी ऑर्गेनाइजेशन, या बजरंग बली है, बजरंगी दल है,
या आरएसएस है, वो बेसिकली अकलियतों के लिए जो है वो भारत को एक जहन्नम बना रहे हैं। तो सर ये जो अगर दूसरे ममालिक की अगर मैं बात करता हूं, जैसे पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा जो है वो टेररिज्म को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अगर भारत की जानब देखते हैं तो सर कनाडा के अंदर सर रंगे हाथों ये पकड़े गए, अमेरिका के अंदर सर रंगे हाथों ये पकड़े गए, इंग्लैंड के अंदर सर रंगे हाथों ये पकड़े गए, और तो और सर रिसेंट की अगर मैं बात करता हूं तो सर ये ईरान के अंदर भी तो ये पकड़े गए ना सर। क्या ये कहाँ नहीं पकड़े गए, मुझे ये बताएं। जब कनाडा ने इनके ऊपर जूता मारा, बल्कि कनाडा ने वो G7 की जो समिट हो रही थी, आपको याद होगा, उसमें कैनेडियन गवर्नमेंट ने नरेंद्र मोदी को इनवाइट नहीं किया था। आखिरी मौके पर बड़े मुश्किल से दौड़ धूप करके उसने जब वो वहां पहुंच गया, जब वो वहां पहुंचा तो वहां से ट्रम्प जो उस जगह को छोड़ के, कनाडा को छोड़ के अमेरिका में आ गया। उसके बाद जो कुछ इसने अमेरिका में करने की कोशिश की, तो नरेंद्र मोदी हिटलर मैसोलिनी प्लस जो है उसके खिलाफ आपको पता है वो FIR रजिस्टर हुई थी अमेरिका ने उसको निकलने से इनकार किया हुआ था। जिन्होंने लंदन में काम करने की कोशिश की, इनके 10 लोग पकड़े गए कतर के अंदर वो जासूसी कर रहे थे। इसमें ब्रिगेडियर था और बाकी लोग थे। कतर ने उनको फांसी की सजा दी, तो नरेंद्र मोदी वहां जाके लंबा लेट गया जमीन पे, उल्टा लेट गया कि जो कुछ करना है जी मेरे साथ कर लो, मेरे लोगों को छोड़ दो। फिर कतर मुसलमान मुल्क है, उनको रहम आ गया, उन्होंने उनको छोड़ दिया। तो आप देखें उसके साथ साथ ईरान ने अब जो उन्होंने किया, और ईरान ने इनके जो नरेंद्र मोदी और ये जो अजीत कुमार डोभाल जो नहायत जलील तरीन दुनिया के इंसान है, ये दो जो जमा हो गए अमित शाह के साथ मिलके, जो इंसानियत के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग है, एक बहुत बड़ा काला धब्बा है, इन्होंने मिलकर वहां पे एक नेटवर्क बनाया था ईरान के अंदर। पहले एक नेटवर्क बनाया चाबहार में, जहाँ पे कलभूषण यादव पाकिस्तान पकड़ा गया। अब जो नेटवर्क बनाया वो इजराइल को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था अबाउट ईरानियन लोकेशन, ईरान के साइंसदानों के बारे में। उसमें जो वो 174 लोग जो पकड़े गए हुए थे, उसमें 92 इंडियंस थे, और उसको जो चला रहा था वो एक इंडियन बिजनेसमैन है जिसका नाम उन्होंने राजकुमार की क्या रखा हुआ था उधर, रमजान रखा हुआ था, रमजान के नाम से, कवर के नेम से वो चला रहा था। उसकी 3 कंपनियां बॉम्बे में रजिस्टर्ड है। अजीत कुमार डोभाल के दोनों बेटे जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं। उन्होंने ऑफशोर फर्में बनाई, उनके खिलाफ इंडियन कोर्ट में मुकदमे चले, उसके ऊपर कांग्रेस ने बहुत सारा मचाया। अजीत कुमार डोभाल की गंदगी आपको पता है, गलाजत आपको पता है, जो कुछ वो बकता रहता है। अभी उसने रिसेंटली एक बका था, आपने सुना होगा कि जी ऑपरेशन जो हुआ था पाकिस्तान में, जो हम पे हमला किया उसमें हमारा कांच ही टूटा। तो आगे ऊपर से आगे नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि 5 तैयारे गिरे, जैन शंकर ने आगे कह दिया 3 तैयारे गिरे, इंडियन CDS ने कहा कि जी हमारे तैयारे गिरे। तो ये जो झूठे तरीन कमीने तरीन लोग हैं इंडिया के अंदर जो जमा हुए हैं टॉप पे, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ तो क्या करना, इन्होंने इंडिया का जमहूरी कल्चर खराब करके रख दिया। वहां पे जो अपना माइनॉरिटीज को मार रहे हैं, सिखों को मार रहे हैं। आपको पता है जब इंदिरा गांधी को ठोका था सिखों ने और मारा था, उसके बाद आपको पता है गाजियाबाद और बॉम्बे और कलकत्ता रेलवे स्टेशन पे इन हिंदू मिलिटेंट्स ने, बलवाइयों ने, ये RSS के, VHP के, बजरंग बली के जो गुंडे हैं, स्वामी अदीबनाथ के जो गुंडे हैं, वो जो एक चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने 4000 सिखों को मार दिया था रेलवे स्टेशनों के ऊपर। जी सर, रेलवे स्टेशन के ऊपर मारा था। और सर उसके अलावा सर आप ये भी देखें ना, तो गोल्डन, उससे पहले जब जो गोल्डन टेम्पल के ऊपर जो उन्होंने हमला किया था, और वहां पे भी सर जो उन्होंने बंदे मारे थे वो भी सर। अच्छा सर देखें, ये तो वो सारी चीज़ होगी, लेकिन सर अभी क्योंकि सर मैं ज़रा थोड़ा सा इसको क्लोजिंग के ऊपर लेके आता हूँ। सर ये सारा कुछ होने के बावजूद भी बात सर ये है कि क्या इंडिया के, भारत के इंटरनेशनली अगर हम देखते हैं तो सर क्या वाकई दिन बुरे आ रहे हैं कि ना सिर्फ वहाँ से दूसरे जो इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ से तो उनको हजीमत उठानी पड़ रही है, साथ के साथ उनके मुल्क में से जो इन्वेस्टमेंट है वो भी निकलना शुरू हो गई है। तो सर ये क्या, इसको आप किस नज़र से देखते हैं सर इन चीज़ों को? देखिए बात ये है कि जो इंडिया हमें उसको, जिसको मैं जिस एंगल से देखता हूँ, मैं उसको बेसिकली पाकिस्तान स्पेसिफिक रख के देखता हूँ, क्योंकि मेरे मुल्क के खिलाफ जो बकवास करते हैं वो बहुत गन पे मबनी है। सही, क्योंकि ये आप ये भी याद रखिएगा, वहां से इन्वेस्टमेंट निकले, वहां से लोग भागे, लेकिन जो लोग बेगैरत और बेशरम होते हैं ना सर, उनको ऐसी चीजों में फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उन लोगों को जिनके अंदर कोई गैरत होती है, कोई शर्म होती है। सही कह रहे हैं सर। जब मैंने आपको कहा जिस मुल्क में नरेंद्र मोदी जैसे लोग होंगे जो झूठ भी बोलता है, धोखे भी देता है, और लोगों से शुरू से उसने बकवास शुरू की है, और आपको पता है कि जी जो कुछ वो उसने कहा है
$1,00,000 की तो वो अपना जो है वो क्या कहते हैं $1,14,000 का तो वो चश्मा पहनता है, कहता है मैं गरीब आदमी हूँ। ठीक है ना, हर दिन में जब कहीं जाता है 25 सूट बदलता है, नए नए कपड़ के वो पगे पहन के फिर रहा होता है, कार्टून आदमी जो है, और हर काम जो का इल्जाम जो है वो पाकिस्तान पे ठोक रहा होता है। तो इस किस्म के लोग जो है ना, इनके मुंह से इनके मुल्क के इन्वेस्टमेंट निकले, कुछ निकले, लेकिन हमें जो है अपने दिफा को, अपने सांस को और अपनी दुश्मन को पहचानना है, और हमारे अंदर दहशतगर्दी की वारदातें ये करवा रहे हैं, उसके हिसाब से हमने दुनिया में अपना स्टांस लेके, अपना नैरेटिव लेके बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर यहीं पे अगर हम देखते हैं तो सर मेरा आखिरी क्वेश्चन सर ये है कि बलूचिस्तान के अंदर सर जो इनकी इन्फिल्ट्रेशन थी सर वो तो सबके सामने, और अभी जो उनको मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है वो तो सबके सामने ही है। इसके अलावा सर क्या जिस तरह चहमगोइयाँ हो रही हैं कि नवंबर दिसंबर में भारत जो है वो दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा, तो सर क्या ये आप फोर्सी कर रहे हैं सर? मैंने आपको बता दिया उनका करैक्टर, उससे आप उसकी माँ उनके करैक्टर पे बात नहीं करती। जिस जोशा झूठ बोलता हो, ये आगे कह के कि मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया भारत के लिए, मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया, तो उससे बड़ा बेगैरत आदमी कोई होगा? सही। आप मुझे बताइए कितने लीडर हैं जिन्होंने अपनी बीवियों को और उनको अपनी फैमिली को अपने वतन के लिए छोड़ा? वो अपनी बीवियों को, अपनी फैमिली को इस्तेमाल करते हैं, उनको डेवलप करते हैं मुल्क के लिए काम करने के लिए, ताकि जो काम वो नहीं कर रहे वो उनकी फैमिली करिए उनकी। लेकिन ये इस किस्म की जो ट्रायो है इस वक्त भारत के अंदर, जिसमें नरेंद्र मोदी जो मैथुलनी हिटलर प्लस किस्म का जलील आदमी है, उस साथ अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, फिर आपने देखा वो अजीत कुमार डेविल है, फिर वो बाबू बजरंगी टाइप लोग हैं, मोहन भगवत है, अरुण कुमार है, ये सारे वो लोग हैं जो सर से लेके पांव तक मुस्लिम दुश्मनी के अंदर नहाए हुए हैं। ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक सर, आपका गाय का पेशाब पीने के और गाय का गोबर खाने के, बिल्कुल ठीक हो गया, गोबर इनके दिमाग में भरा हुआ है, बिल्कुल सही, कोई भी तवक्को कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब की सारी बातें एक तरफ, और वो कहते हैं कि अंडर द लाइन जो बात ये है कि 100 गज रस्सा सिरे ते गंड, गोबर खाने वालों के दिमाग में गोबर भरा हुआ है, जब तक कि वो गोबर उनके दिमाग से नहीं निकलेगा उनको अकल नहीं आएगी। नाजरीन यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जैसे ब्रेक से वापस आएंगे हम प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में पाकिस्तान जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर डिस्कशन करेगा। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून विद अस।